हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। सबसे पहले एक काम करते हैं, जो टाइप्स ऑफ ऑक्साइड की जो शीट चल रही थी उसको कंटिन्यू करते हैं। आज आपको एक शीट मिली होगी, लिस्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट पे कुछ क्वेश्चंस मिले होंगे। उनको आज डिस्कस नहीं करेंगे, उनको नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, क्योंकि शीट वो आज ही मिली है तो इसलिए अभी डिस्कस नहीं करेंगे। सबसे पहले आज डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ ऑक्साइड की शीट, फिर उसके बाद जो मुझे पढ़ाना है वो मैं आज कराऊंगा। एक बार कंफर्म कर दो क्या आपके पास आवाज आ रही है, आवाज पहुंच रही है मेरी? ओके ठीक, चलिए टाइप्स ऑफ ऑक्साइड की शीट मैं एक बार वापस पूछ लेता हूं, आप बता देना कहां तक डिस्कशन कर लिया था। चलो 10 से पहले को डाउट, क्वेश्चन नंबर 10 से पहले को डाउट। से पहले 20 से पहले 6, अच्छा ओके 20 से पहले खूब डाउट आए, लिख लेते हैं एक बार। 14, 16, 17, 14, 16, 17, 18 and 20। ओके 13 का आंसर, 13 में डाउट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रल ऑक्साइड? आंसर ए होगा, बी नहीं होगा ना। NO2 न्यूट्रल ऑक्साइड थोड़ी है, NO न्यूट्रल ऑक्साइड है, N2O होता है वो तो, ये NO2 है, NO2 न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं है, NO2 तो एसिडिक ऑक्साइड है। न्यूट्रल ऑक्साइड में कौन कौन है? CO है, NO है, N2O है, OF2 है और H2O है। ये NO2 है, N2O नहीं है। Which of the following is known as the anhydride of nitric acid? नाइट्रिक एसिड का एनहाइड्राइड कौन होता है? नाइट्रिक एसिड इज HNO3, ठीक है। अब इसके एनहाइड्राइड को पता लगाना है तो आप एक काम करो, इसमें से पानी निकाल दो और HNO3 में से अगर पानी निकाला जाए तो क्या बन जाएगा? N2O5, ठीक है। तो ये N2O5 इसका क्या हो जाएगा? एनहाइड्राइड हो जाएगा। आप N2O5 में पानी मिलाओ तो HNO3 बन जाएगा, ठीक है। अगर HNO3 में से पानी निकाल दिया जाए तो उसका सूखा ऑक्साइड बन जाएगा, सूखा ऑक्साइड बन जाएगा और इसके सूखे ऑक्साइड को हम कहेंगे एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट 14 हो गया, 14 के बाद 16। Which of the following oxides are soluble in NaOH? कौन से ऑक्साइड्स NaOH में घुलेंगे? जिंक ऑक्साइड क्या NaOH में घुलेगा? यस, जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड है तो NaOH में घुल जाएगा। Al2O3 ये भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है तो ये भी NaOH में घुल जाएगा। Fe2O3 ये NaOH में नहीं घुलेगा क्योंकि ये तो मेटल ऑक्साइड है, ये तो बेसिक है, तो ये Fe2O3 तो बेसिक ऑक्साइड है, तो ये बेस है, तो ये बेस में नहीं घुलेगा। क्योंकि सामने कौन है? NaOH, वो बेस है, तो बेस के अंदर एसिड घुलते हैं, ठीक है। तो बेस के अंदर बेस नहीं घुलते, तो Fe2O3 तो बेसिक ऑक्साइड है,
तो वो तो बेस में घुलेगा नहीं, NaOH में घुलेगा नहीं, तो ये सॉल्युबल होगा। तो बेस के अंदर एसिटिक ऑक्साइड घुल जाएंगे, बेस के अंदर एम्फोटेरिक घुल जाएंगे, क्योंकि एम्फोटेरिक भी तो एसिड की तरह काम कर सकते हैं। तो NaOH में जिंक ऑक्साइड घुल जाएगा, Al2O3 घुल जाएगा, SnO2 घुल जाएगा, लेकिन Fe2O3 नहीं घुलेगा। ओके, फिर नेक्स्ट 16 हो गया, 16 के बाद 17 मेडिकल से डिस्कस कर लिया होगा, नहीं करा डिस्कस कि सेलेक्ट द बेसिक कैरेक्टर, कि इसमें बेसिक कैरेक्टर आपको ना देखना है कि कौन ज्यादा बेसिक है, कौन कम बेसिक है, कौन लीस्ट बेसिक है। तो यहाँ पे फजाल रूल लगाओ। फजाल रूल ये कहता है कि मेटल ऑक्साइड जितना ज्यादा आयनिक होगा वो मेटल ऑक्साइड उतना ज्यादा बेसिक होगा। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे K2 CS2 MgO SRO और निकल ऑक्साइड दे देते हैं, ठीक है। अब इसमें से अगर बात करें, निकल ऑक्साइड जो होगा वो तो लीस्ट आयनिक होगा, वो तो सबसे बेकार आयनिक होगा, क्योंकि यहाँ पे निकल है, डी ब्लॉक का है, और डी ब्लॉक वाले जो मेटल होते हैं उनकी पोलराइजिंग पावर जो होती है, उनकी जो पोलराइजिंग पावर होती है वो S एंड P ब्लॉक वालों से ज्यादा होती है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे निकल है, तो निकल डी ब्लॉक का मेटल है, तो इसकी जो पोलराइजिंग पावर होगी वो S ब्लॉक वालों से ज्यादा होगी। तो ये सारे S ब्लॉक के, ये डी ब्लॉक का, तो इसकी जो पोलराइजिंग पावर होगी वो इनसे ज्यादा होगी, और पोलराइजिंग पावर ज्यादा तो फिर आयनिक कैरेक्टर सबसे कम हो जाएंगे। तो आप सबसे कम आयनिक हो तो आप आयनिक सबसे कम, तो बेसिक भी क्या होंगे सबसे कम, तो ये लीस्ट बेसिक होगा, ठीक है। ओके, अब इनमें कंपेयर करना है, तो इनमें कंपेयर करा जाए MgO और SRO, इन दोनों में से ज्यादा आयनिक SRO होगा, ठीक है। ये एक ही ग्रुप में आते हैं। अब इसकी साइज बड़ी है, तो साइज बड़ी तो पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगी कम, एंड पोलराइजिंग पावर कम हो जाएगी तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ जाएंगे, तो ये ज्यादा आयनिक होगा, ठीक है। इन दोनों में से ये ज्यादा आयनिक होगा, क्योंकि यहाँ पे साइज ज्यादा है केटाइन की, तो केटाइन साइज में बड़ा होता है तो उसकी पोलराइजिंग पावर कम हो जाती है, और पोलराइजिंग पावर कम हो जाएगी तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ जाएंगे। अब इन दोनों में कंपेयर करें कि K2O CS2O और MgO SRO, तो इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो ये ज्यादा आयनिक होंगे, क्योंकि यहाँ पे मेटल +1 वाले और यहाँ पे मेटल +2 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव जो चार्ज है वो ज्यादा है इनके मुकाबले, तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा तो PP ज्यादा तो फिर आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएंगे, और ये सबसे कम आयनिक होगा। तो ऑर्डर देखा जाए तो सबसे ज्यादा आयनिक CH2, फिर K2, फिर SRO, फिर MgO और फिर NiO। ओके, तो पहले आप इंडिविजुअली कंपेयर करो कि NiO डी ब्लॉक का, तो इसकी तो पोलराइजिंग पावर जो होगी वो पोटेशियम, सीजियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम से भी ज्यादा होगी, तो इसलिए ये तो सबसे कम आयनिक होगा। MgO और SRO में से SRO ज्यादा आयनिक होगा, क्योंकि यहाँ पे केटाइन बड़ा है, और केटाइन अगर साइज में बड़ा होता है तो उसकी पोलराइजिंग पावर कम हो जाती है, तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, तो ये ज्यादा आयनिक होगा SRO MgO से। K2O और CH2O में से CH2O ज्यादा आयनिक होगा K2O से, सेम वही साइज का फंडा, ठीक है। अब इन दोनों में कंपेयर करना है, तो यहाँ पे चार्ज है +1 और यहाँ पे +2, तो इन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो फिर इनकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, तो ये कम आयनिक होंगे इनके मुकाबले।
अब किसी के डाउट आया है कि सर पोटेशियम मैग्नीशियम की बेसिक स्ट्रेंथ साइज से भी तो देख सकते हैं। नहीं, पोटेशियम और मैग्नीशियम एक ही पीरियड में आते हैं तो उनकी साइज ऑलमोस्ट, अच्छा एक पीरियड में नहीं है, अच्छा ये एक पीरियड में नहीं है कि पोटेशियम थोड़ा नीचे है मैग्नीशियम ऊपर है, ठीक है, आप उससे ठीक है उससे भी कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा मैं प्रेफर करूंगा पहले चार्ज। आप चार्ज देखो कि अगर आपको इनके बीच में अगर कंपैरिजन करना है पोटेशियम और Mg के बीच में, तो आप चार्ज देखो क्योंकि चार्ज वाला जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। साइज वाला जो डिफरेंस होगा वो इतना बड़ा नहीं है, चार्ज वाला डिफरेंस बहुत ज्यादा है कि मैग्नीशियम में जो चार्ज है वो डबल है पोटेशियम का, तो यहाँ पे डबल चार्ज है तो फिर इसकी पोटेशियम पावर जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी, तो इसलिए कम आयनिक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ये कौन सा 70 70 के बाद 18 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें से कौन सा ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। कैल्शियम ऑक्साइड, हाँ ये नहीं करेगा क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड तो बेसिक ऑक्साइड है, तो बेसिक ऑक्साइड बेस में नहीं डिसॉल्व होंगे, बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, तो ए रिएक्ट नहीं करेगा। SiO2, हाँ SiO2 इज नॉन मेटल ऑक्साइड एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक, तो इसलिए ये SiO2 एसिडिक ऑक्साइड है तो ये NaOH में डिसॉल्व हो जाएगा। बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक, ये डिसॉल्व हो जाएगा। B2O3 एसिडिक ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड है तो एसिडिक है, तो एसिडिक है तो NaOH में घुल जाएगा, ठीक है। तो इसमें से कौन सा रिएक्ट नहीं करेगा, आंसर होगा ए अहमदाबाद। 18 के बाद नेक्स्ट डाउट है 20। नीलेश कुमार कह रहा है ए एंड सी होना चाहिए, नहीं इसका आंसर 18 का केवल ए होगा। बेरिलियम ऑक्साइड तो NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, बेरिलियम ऑक्साइड तो एम्फोटेरिक है, बेरिलियम ऑक्साइड तो एम्फोटेरिक है, बेरा की प्रभु का संसारिक संचार वाले ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, तो वो तो एम्फोटेरिक है, तो उसके पास तो दोनों गुण हैं, बेस वाला भी एसिड वाला भी है, ठीक है। तो आप बेस में भी घुल जाओगे, आप एसिड में भी घुल जाओगे। ओके, नेक्स्ट 20 इसके जैसे ही एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, तो अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है तो देखो कैसे कंपेयर करोगे। देखो ये आईआईटी का सवाल है, ये आईआईटी का बहुत पुराना सवाल है। CO2 CuO कैल्शियम ऑक्साइड एंड H2, इनमें हमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। तो सुनना, ये तो दोनों तो मेटल ऑक्साइड है, तो ये तो दोनों क्या होंगे बेसिक, ठीक है। पानी न्यूट्रल होता है और CO2 नॉन मेटल ऑक्साइड है, तो ये क्या होगी एसिडिक। तो इन सब में से सबसे ज्यादा एसिडिक देखा जाए तो कौन होगा, CO2 सबसे ज्यादा एसिडिक होगी, ठीक है। फिर CO2 के बाद कौन आएगा, पानी, ठीक है। और फिर पानी के बाद कौन आएंगे, ये दोनों आएंगे। अब इन दोनों में से भी ज्यादा एसिडिक कौन होगा, तो आप बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो, इन दोनों में से अच्छा बेस कौन है, तो इन दोनों में से अच्छा बेस ये है कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि ये ज्यादा आयनिक है तो ये अच्छा बेस है। तो आप अच्छे बेस हो तो फिर आप क्या हो जाओगे, कम एसिडिक हो जाओगे। और कॉपर ऑक्साइड लेस बेसिक है तो वो आपसे मोर एसिडिक होगा, तो कॉपर ऑक्साइड इससे आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है तो CO2 सबसे आगे क्योंकि ये तो प्रॉपर एसिड है, ठीक है। फिर उसके बाद H2O, ठीक है। और कैल्शियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड जो होंगे वो H2O से भी पीछे चले जाएंगे क्योंकि ये तो बेस है, ये तो प्रॉपर बेस है, तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो काफी कम होगी, तो ये पीछे आ जाएंगे।
25 से पुट आउट 23 23 के बाद नेक्स्ट 23 में डाउट 25 24 23 the gas which is supposed to be acidic and nitrate कौन सी गैस जो है वो एसिडिक एंड नाइट्रेट है मतलब इसको ऐसे देखो कि कौन सा ऑक्साइड है जो पानी में डिसॉल्व होने पे एसिड प्रोड्यूस करेगा ठीक है एसिडिक एंड नाइट्रेट का मतलब कि इसमें से कौन सा ऑक्साइड है जो पानी में डिसॉल्व करने पे पानी से गीला होने पे एसिड प्रोड्यूस करेगा NO2 ये तो नॉन मेटल ऑक्साइड है तो ये तो नॉन मेटल ऑक्साइड है तो इसको तो पानी में मिलाओगे तो क्या बनेगा एसिड बनेगा ठीक है तो NO2 को तो पानी में मिलाने पे एसिड बनेगा तो ये एसिड प्रोड्यूस करेगा पानी के साथ इसलिए ये एसिडिक एनाइड्राइड हो जाएगा CO न्यूट्रल ऑक्साइड है तो फिर ये एसिडिक एनाइड्राइड नहीं हो सकता N2O न्यूट्रल है तो ये भी एसिडिक नहीं हो सकता NO ये भी न्यूट्रल है तो ये भी एसिडिक नहीं हो सकता तो आंसर हो जाएगा A अहमदाबाद 24 करेक्ट ऑर्डर फॉर द एसिडिक स्ट्रेंथ इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है 24 में Al23 SiO2 P2O3 and SO2 इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है इनमें कैसे कंपेयर की जाए Al23 SiO2 P2O3 और SO2 इसमें कैसे कंपेयर करें ये सारे के सारे नॉन मेटल ऑक्साइड है ये सारे के सारे नॉन मेटल ऑक्साइड है ठीक है मतलब कि ये तो नॉन मेटल ऑक्साइड है ये तो मेटल ऑक्साइड है चलो ये तो एम्फोटेरिक है ये तो एम्फोटेरिक होता है और ये तीनों के तीनों क्या है नॉन मेटल ऑक्साइड तो ये तो क्या होंगे एसिडिक होंगे नॉन मेटल ऑक्साइड सारे एसिडिक तो ये एसिडिक होंगे ठीक है तो ये प्रॉपर एसिड होंगे SiO2 P2O3 SO2 ये तो प्रॉपर एसिड होंगे क्योंकि ये तो नॉन मेटल ऑक्साइड है तो ये तो प्रॉपर एसिड होंगे ये Al23 हमें ध्यान नहीं है तो एम्फोटेरिक होता है तो ये प्रॉपर एसिड तो नहीं है तो ये तो इनके पीछे आ जाएगा कि आप तो एम्फोटेरिक हो आपके तो कुछ बेस वाले गुण भी हैं तो आपके तो कुछ बेस वाले गुण भी हैं तो आप तो पीछे आ जाओगे ठीक है और ये प्रॉपर नॉन मेटल ऑक्साइड है तो ये तो प्रॉपर एसिड हो गए तो ये तो आगे होंगे लेकिन इनमें ऑर्डर क्या होगा इन तीनों में सबसे आगे कौन सा होगा कोई बता सकता है नहीं फजान रूल यहाँ पे नहीं लगा सकते फजान रूल तो मेटल ऑक्साइड के लिए लगता है सुनना रुको फजान रूल जो होता है कुछ बच्चों को लगेगा सर यहाँ पे फजान रूल लगा तो नहीं फजान रूल यहाँ पे नहीं लगेगा फजान रूल तो मेटल ऑक्साइड के लिए लगता है मेटल ऑक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड के लिए लगता है ठीक है ये तो नॉन मेटल ऑक्साइड है नॉन मेटल ऑक्साइड तो एसिडिक होते हैं तो नॉन मेटल ऑक्साइड के लिए फजान रूल नहीं लगता है तो इसमें कैसे कंपेयर करेंगे कोई बता सकता है किसी ने कहा है कौन है प्रिंसटन अलोंग द पीरियड हाँ ये कुछ मतलब कि फंडा यहाँ पे बैठ रहा है ये ऐसा कुछ फंडा यहाँ पे बैठा सकते हैं सुनो जब अपन है ना पीरियडिक टेबल में अलोंग द पीरियड चलते हैं तो नॉन मेटल के कैरेक्टर बढ़ते हैं आप जब पीरियडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलते हो ठीक है तो नॉन मेटल के कैरेक्टर बढ़ते जाते हैं ठीक है कि पीरियडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड में कौन होते हैं मेटल तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है ना वो तो पूरा मेटल से भरा हुआ है एंड राइट मोस्ट जो पार्ट है जो राइट मोस्ट पार्ट है वो नॉन मेटल से भरा हुआ है तो इसका मतलब कि जब आप लेफ्ट टू राइट चलते हो तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ते हैं अगर नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ रहे हैं तो फिर उनके ऑक्साइड भी क्या होते जाएंगे मोर एसिडिक होते जाएंगे जितने ज्यादा नॉन मेटल वाले गुण होंगे तो आपका ऑक्साइड भी उतना ज्यादा एसिडिक होता जाएगा क्योंकि नॉन मेटल क्या होते हैं नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं तो आपके नॉन मेटलिक कैरेक्टर जितने ज्यादा तो आपके अंदर एसिडिटी वाले कैरेक्टर भी ज्यादा होंगे ठीक है तो यहाँ पे अगर अपन बात करें
सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, इनमें से राइट मोस्ट कौन आता है? सल्फर। तो सल्फर अच्छा खासा नॉन मेटल होगा, इसमें अच्छे खासे नॉन मेटल वाले गुण होंगे, तो फिर इसका ऑक्साइड अच्छा खासा एसिडिक होगा। फिर P2O3, फिर SiO2, और ये तो हमें पता ही है सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि ये तो एम्फोटेरिक है, ये प्रॉपर एसिड नहीं है। ये तीनों तो प्रॉपर एसिड है, क्योंकि ये तीनों नॉन मेटल ऑक्साइड है, ये तो प्रॉपर एसिड है। ये तो एम्फोटेरिक है, तो आपका प्रॉपर एसिड हो नहीं, तो आपका पीछे आ जाओगे। ओके, ऐसे। तो यहाँ पे अगर आपको कंपेयर करना है ना, तो कंपेयर करने का तरीका यही है, कोई दूसरा लॉजिक नहीं है, कोई दूसरा तरीका नहीं है। या तो याद रख लो कि सल्फर के ऑक्साइड ज्यादा एसिडिक होते हैं, फिर फास्फोरस, फिर सिलिकॉन, ठीक है। वरना ऐसे कि भाई नॉन मेटल ऑक्साइड और एसिडिक, तो नॉन मेटल ऑक्साइड में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जितने ज्यादा तो एसिडिटी उतनी ज्यादा। तो हम जब अलोंग द पीरियड चलते हैं तो नॉन मेटल वाले गुण बढ़ते हैं, तो फिर उनके ऑक्साइड में एसिड वाले गुण बढ़ेंगे, ऐसे। अभिजीत चौधरी, ठीक है, वो एक्सेप्शन ले सकते हैं, ये एक्सेप्शन ले सकते हैं। देखो ये जो मैंने बात बताई, जनरल बात है, जनरल है कि अपन हमेशा नहीं कह सकते। जनरली अगर कोई आपको रैंडमली कोई ऑक्साइड दे दी है और आपको उसमें से एसिडिटी कंपैरिजन का ऑर्डर पूछ लिया, तो ये तरीका है। जैसे मेटल ऑक्साइड, अगर आपको मेटल ऑक्साइड दिए जाए तो उसके लिए तो एक ही तरीका है, और वो ब्रह्मास्त्र है। कौन सा? फजान। कि मेटल ऑक्साइड में आपको बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, ठीक है, तो उसके लिए तो ब्रह्मास्त्र है, फजान आयनिक कैरेक्टर। लेकिन नॉन मेटल ऑक्साइड दे दी जाए, उनके लिए क्या तरीका है? कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है। तो फिर जनरली लोग बताते हैं, जनरली किताबों में लिखा हुआ होता है अलोंग द पीरियड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस तो एसिडिटी इंक्रीजेस, ठीक है। अब कुछ एक्सेप्शन बीच में होंगे। अब जैसे अभिजीत चौधरी को डाउट आया कि सर ऐसी बात है तो फिर तो F2O जो होना चाहिए, ठीक है, F2O तक नहीं, क्या होगा? OF2, जो OF2 होना चाहिए, हाँ अच्छा वही तो था, जो OF2 होना चाहिए वो तो फिर बहुत ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, ठीक है, कि फ्लोरीन तो राइट मोस्ट है, तो वो तो मोस्ट एसिडिक होना चाहिए। लेकिन ये बात जनरली अपन कह सकते हैं, ठीक है, ऐसा अपन है ना हमेशा नहीं कह पाएंगे, क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। चलो, ये हो गया 24। 25 कौन सा है? हाँ 25 सेम तरीका, सेम पैटर्न। 25 को भी करने का ये तरीका है कि आपको जैसे पहला ऑप्शन जो दे रखा है Cl2O7, SO3 और P4O10, इनमें अगर आपको एसिडिटी कंपेयर करनी है, तीनों के तीनों नॉन मेटल ऑक्साइड है, तो नॉन मेटल ऑक्साइड में एसिडिटी कंपेयर करनी है, कैसे कंपेयर करें? अलोंग द पीरियड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, एसिडिटी इंक्रीजेस, ठीक है। तो Cl2O7 अलोंग द पीरियड आता है तो ये मोस्ट एसिडिक होगा, फिर SO3, फिर P4O10, CO2, N2O5 और SO3, ये भी तीनों नॉन मेटल ऑक्साइड है। इनमें अगर एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है तो इसमें भी तरीका वही है कि SO3 सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर SO3 के बाद N2O5, फिर CO2। अब C वाला जो है और D वाला है उसमें तो फजानुल लग जाएगा कि वो तो मेटल ऑक्साइड है, तो मेटल ऑक्साइड के लिए फजानुल लगा दो कि जितना ज्यादा आयनिक होगा उतना ज्यादा बेसिक होगा। और अगर बेस वाला कैरेक्टर अगर बढ़ रहा है, बेस वाली स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ओके, लब्ध शर्मा, आपकी बात मुझे समझ में नहीं आई, क्या पूछना चाहते हो? चलिए 30 से पहले आपको डाउट? कौन सा? 30 से पहले डाउट आया है 29। ओके, 29 एंड 30 दो डाउट है। फाइंड द नंबर ऑफ द कंपाउंड्स व्हिच आर हैविंग एसिडिक कैरेक्टर। इसमें से किसके एसिडिक कैरेक्टर है? BOH होल ट्वाइस, हाँ
इसमें एसिडिक कैरेक्टर है क्योंकि ये तो बेरिलियम है। बेरिलियम के जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं वो तो एम्फोटेरिक होते हैं, तो ये तो एम्फोटेरिक है, तो इसमें तो दोनों गुण होंगे, बेस वाले भी एसिड वाले भी, तो इसमें एसिड वाले गुण तो हैं, तो ये हो जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं हो सकता, ये तो प्रॉपर बेस है। एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक है, तो इसमें भी एसिड वाले गुण होंगे। एंड जो थर्ड दे रखा है, थर्ड फंसाने के लिए दे रखा है, फंसाने के लिए आपको ऐसे बता के रखा है, थर्ड जो है दिख रहा हाइड्रोक्साइड है तो आपको बेस दिखेगा, लेकिन ये बेस नहीं, ये एक एसिड है। ये जो थर्ड आपको, सॉरी थर्ड नहीं फोर्थ, जो आपको फोर्थ मॉलिक्यूल बता के रखा है ना, तो आपको दिखेगा सर इसके अंदर तो हाइड्रोक्साइड है, ये तो बेस होगा। नहीं, ये बेस नहीं, ये एक प्रॉपर एसिड है, ये बोरिक एसिड है, H3BO3 बोरिक एसिड, ये बोरिक एसिड है। जानबूझ करके क्या करते हैं कि क्वेश्चंस के अंदर बोरिक एसिड को ऐसे ना बता के ऐसे बता देते हैं, और कोई बच्चा अगर इसको नहीं पकड़ पाता ना तो उसको बेस कह देता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्साइड दिख रहा है तो उसको बेस कर देगा। ये बेस नहीं, ये तो बोरिक एसिड है, ठीक है। और बोरिक एसिड एक प्रॉपर एसिड है, नाम में एसिड है, तो ये तो एक एसिड है, तो ये बेस नहीं। तो यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर देखे जाए, एसिड के कैरेक्टर किस किस में है, तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, और ये लास्ट वाला बोरिक एसिड, आंसर हो जाएगा 3। इसमें एक अच्छा, तो इसमें या तो फिर तो ओनली एसिडिक कैरेक्टर के हिसाब से पूछ रहे होंगे, तो वो कहना भी चाहिए था कि फाइंड द नंबर ऑफ द कंपाउंड्स व्हिच आर हैविंग ओनली एसिडिक कैरेक्टर, तो इन्होंने शायद जवाब ओनली एसिडिक कैरेक्टर के हिसाब से दिया होगा, ठीक है। तो ओनली एसिडिक कैरेक्टर के हिसाब से इन्होंने जवाब दिया होगा, इसलिए इन्होंने 1 बताया। लेकिन आपने ओनली आपने हैविंग एसिडिक कैरेक्टर, तो एसिडिक कैरेक्टर तो आप ओनली आपने तो ये पूछा कि एसिडिक कैरेक्टर किस किस में है, तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड में भी है, ठीक है, एल्यूमिनियम में भी है, भले ही वो एम्फोटेरिक है, ठीक है, लेकिन वो एसिडिक कैरेक्टर तो है ही उनके पास। तो यहाँ पे थोड़ा सवाल स्पष्ट नहीं है, ठीक है। अगर आप ओनली कहते तो आंसर 1 सही था, लेकिन आप एसिडिक नेचर कह रहे हो कि कौन कौन एसिडिक कैरेक्टर रखते हैं, तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड तो रखता ही, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी रखता है, ठीक है, तो उनको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो 3 होना चाहिए। अच्छा, हाँ, अब एक ये डाउट है कि सर अगर जेई में अगर एसिडिक पूछा है तो क्या एम्फोटेरिक ऑक्साइड को बताएंगे, तो कायदे से बताना तो चाहिए क्योंकि वो भी तो एसिडिक तो है, ठीक है। और जेई में लैंग्वेज में कभी नहीं फंसाएंगे, लैंग्वेज बिल्कुल स्पष्ट होगी, वो बिल्कुल क्लैरिफाई कर देंगे ओनली एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है। कभी भी जेई में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएंगे कि एसिडिक कैरेक्टर, तो बच्चा सोचने लगता है कि एम्फोटेरिक भी तो एसिडिक होते हैं, तो बताऊं या नहीं बताऊं, नहीं, ऐसा जेई में डाउट नहीं आएगा, जेई वो बिल्कुल क्लियर कर देंगे ओनली एसिडिक कैरेक्टर, ओनली बेसिक कैरेक्टर या एम्फोटेरिक, ठीक है। ओके, 30 which of the following compounds in amphoteric, मतलब कौन, कुछ मतलब ऐसे कुछ सवाल होगा कि कौन सा एम्फोटेरिक है, कोई भी नहीं है सर। Which of the following compounds are amphoteric होना चाहिए था, ठीक है, इन एम्फोटेरिक, तो इसमें से कौन सा एम्फोटेरिक है, तो फर्स्ट तो होगा नहीं, सेकंड भी नहीं होगा, थर्ड हो जाएगा, थर्ड एम्फोटेरिक, क्रोमियम प्लस 3 के जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, ये ध्यान रखना। जो हमने जो जिंगल पढ़ी थी ना, उस जिंगल में तो क्रोमियम नहीं आया था, लेकिन ये बात अलग से ही है, जिंगल में नहीं आती, ये ध्यान रखना। Cr+3 के जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, Cr+3 ओनली, तो इसका आंसर सी चेन्नई हो जाएगा। CrOH वोल्टवाइज जो पहला ऑप्शन है वो भी क्रोमियम हाइड्रोक्साइड है, लेकिन वहां पे क्रोमियम +2 में, ठीक है, तो वो आना बेसिक है। जो पहला वाला जो ऑप्शन है उसमें क्रोमियम +2 में, तो वो बेसिक है, क्योंकि मेटल हाइड्रोक्साइड है तो बेसिक हो गया। ध्यान रखना कि क्रोमियम का +3 वाला
+3 वाला जो ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक होता है। मैं लिखा भी देता हूं, और ये बात शायद मैंने लिखा भी होगी। क्रोमियम के 3 ऑक्साइड होते हैं, एक CrO, एक Cr2O3 और एक Cr3। ये +2, ये +3, ये +6, ये बेसिक, ये एम्फोटेरिक और ये एसिडिक। ये लिखाई होगी बात मैंने, ठीक है। तो ध्यान रखना, क्रोमियम का +2 वाला ऑक्साइड बेसिक, +3 वाला एम्फोटेरिक और ये +6 वाला एसिडिक। हाँ ये लिखाई होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 35 से पहले कोई डाउट? क्रोमिक एनहाइड्रेट क्या है? क्रोमिक एनहाइड्रेट CrO3, देखो क्रोमिक एसिड, चलो CrO3, इसको हम पानी में मिलाते हैं ना तो इसे एसिड बनता है H2CrO4। इसको हम कहते हैं क्रोमिक एसिड, इसको हम कहते हैं क्रोमिक एसिड। अब CrO3 को पानी में मिलाने पे H2CrO4 बनता है, क्रोमिक एसिड बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसको पानी में मिलाने पे क्रोमिक एसिड बना, तो फिर इसका नाम क्या हो जाएगा? क्रोमिक एनहाइड्रेट। कि इसके अंदर पानी मिला तो क्रोमिक एसिड बनेगा, क्रोमिक एसिड में से पानी निकाल दो तो क्या बन जाएगा? CrO3 बन जाएगा। तो मतलब कि ये सूखा क्रोमिक एनहाइड्रेट है, ये सूखा क्रोमिक एसिड है, कि मतलब कि इसके अंदर पानी मिलाने पे क्रोमिक एसिड बनता है, तो क्रोमिक एसिड में से पानी निकाल दें तो ये चीज बन जाएगी। तो इसको हम कह देंगे क्रोमिक एनहाइड्रेट, कि ये क्रोमिक एसिड का एनहाइड्रेट है, कि क्रोमिक एसिड में से पानी निकाल देंगे तो ये बन जाएगा। सर अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में क्रोमिक एनहाइड्रेट दे रखा है, उसमें वाटर रिएक्शन करना है, तो फिर H2Cr2O4 बनना चाहिए। रुको 2 मिनट, 31 हो गया कि विच इज कॉल्ड क्रोमिक एनहाइड्रेट। जो क्रोमिक एसिड का जो सूखा ऑक्साइड होगा, क्रोमिक एसिड का जो सूखा ऑक्साइड होगा उसको हम कहेंगे क्रोमिक एनहाइड्रेट, ठीक है। तो वो कौन होता है? CrO3। तो क्रोमिक एनहाइड्रेट हो गया CrO3। अब 32 में डाउट है, 32 में देखो CrO3 को पानी में मिलाया तो उससे बनेगा क्रोमिक एसिड, और क्रोमिक एसिड के अंदर मिला दिया बेस तो क्या होगा? तो बेसिक मीडियम में ये अपने H+ लॉस कर देगा, तो क्या बनेगा? क्रोमेट बन जाएगा। तो B जो होगा वो क्रोमेट होगा और A जो होगा वो क्रोमिक एसिड होगा। 2 मिनट, आंसर क्या डी दे देगा? दलील दे देगा, ठीक। सुनो CrO3 बच्चों, ये सवाल एक बार मैं चेक करके बताऊंगा, ठीक है। इसमें बहुत से ना पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो अभी छोड़ दो इसको, ठीक है। अगर इसका सही, अगर ना मुझे इसमें बहुत सी पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं, तो अगर कोई सही रीजन मिलेगा इसका ढंग का तो इसको एक्सप्लेन करेंगे, वरना अगर कोई ढंग का नहीं होगा तो इस सवाल को छोड़ देंगे। इसको मैं एक बार बुक्स में देखूंगा कि बुक्स में ढंग से क्या बता के रखा है, फिर इसको डिस्कस करेंगे। ओके नेक्स्ट 34 पर मैग्निक एसिड, पर मैग्निक एसिड HMnO4 सही आया है, मतलब किस HMnO4 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड में बताया था। Mn2O7 के अंदर आप H2O मिलाओ तो HMnO4 बनता है, इसका नाम है पर मैग्निक एसिड। छोड़ दो, 32 में कुछ अभी मुझे गड़बड़ लग रही है, 32 बाद में डिस्कस कर लेंगे।
तो सिंपली अगर देखा जाए तो वो यही होता है कि CrO3 को जब आप पानी में मिलाते हो तो क्रोमिक एसिड बनता है, H2CrO4 बनता है, और क्रोमिक एसिड के अगर आप बेस मिलाओगे तो क्रोमिक एसिड अपने H+ लॉस कर देगा तो क्रोमेट बन जाएगा। तो सिंपली ये सही है, ये ज्यादा सही है। ठीक है, तो आप भी अभी ऐसे ही ध्यान रखो कि CrO3 को पानी में मिलाते हैं क्रोमिक एसिड बनता है, ठीक है, तो आप जानते ही हो। अब बेस मिला दोगे तो एनायन बन जाएगा क्रोमेट। ओके, फिर नेक्स्ट 33 में 33 क्या है कि CrO3 को एक्वस एनएच में मिलाया, बात तो वही होगी ना। 33 इसके जैसे ही तो सवाल है, एक्वस एनएच। तो CrO3 जब एक्वस एनएच में जाएगा तो सबसे पहले पानी के साथ रिएक्शन करेगा, क्रोमिक एसिड बनेगा। अब वहां पे NH पड़ा है तो वो अपने H+ लॉस कर देगा क्रोमिक एसिड, तो वहां पे सोडियम क्रोमेट बन जाएगा। तो 33 ये तो है, 33 और 32 सेम ही है। ठीक है, 32 में उन्होंने ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ कर दी है, वो ऑप्शंस ढंग के नहीं है। ये सही तरीका है कि CrO3 को पानी में मिला क्रोमिक एसिड, फिर NH मिला दोगे तो H+ लॉस कर देगा, क्रोमेट बन जाएगा। चलो भाई, और कोई डाउट? हाँ, सीमित मात्रा ये मुझे लग रहा है, लेकिन ठीक है कह सकते हैं, लेकिन ज्यादा सही नहीं है। मतलब कि वो एनायन के लिए ज्यादा बात होती है। एनायन में होता है क्रोमेट और डाइक्रोमेट, एसिडिक मीडियम हो तो एनायन जो होगा डाइक्रोमेट की फॉर्म में रहेगा, और बेसिक मीडियम होगा तो क्रोमेट की फॉर्म में रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर मिलेगा तो मैं इस 32 में अगर कोई कुछ नई बात दिखेगी मुझे मिलेगी बुक्स के अंदर तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी आप ऐसे ही ध्यान रखो, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होने का, सिंपली ध्यान रखो तो चीज याद रहेगी। कंफ्यूज हो जाएंगे अपन उस चीज पे तो अपन खुद ही भूल जाएंगे, याद ही नहीं रख पाएंगे। ओके, तो इस शीट में कुछ थोड़े नए टाइप के क्वेश्चंस थे, फजान सोर्स के थोड़े ज्यादा रिलेटेड थे। ठीक है, लेकिन ना अच्छी बात है, फजान रूल आपके जो 11th में आता है, ठीक है, वो आप 11th में ही पढ़ते हो, 12th में आता ही नहीं है, लेकिन इसमें क्वेश्चन आ गया तो अच्छा हुआ, आपका रिवीजन हो गया। लेकिन इस मुझे शीट में ऐसा लग रहा है कि कुछ नया जो आपको सीखने को मिला, वो सीखने को मिला कि नॉन मेटल ऑक्साइड की अगर एसिडिटी कंपेयर करनी है तो उसका क्या तरीका है, तो उसका कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है। एक जनरल तरीके से कंपेयर कर सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलने पे नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ते हैं तो फिर नॉन मेटल ऑक्साइड ज्यादा एसिडिक होता जाएगा। तो इसके जो क्वेश्चन मिले वो ज्यादा सही थे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कहीं पे आते नहीं है। सर आपको एक्सेप्शन किया था F2 वो कम होता है क्या, एसिडिक क्या होता है? F2 तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, वो तो न्यूट्रल ऑक्साइड की लिस्ट में लिखा है। चलो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। अभी टाइम थोड़ा कम ही बचा है तो कोई बड़ा टॉपिक नहीं लेते, छोटे टॉपिक लेते हैं, ये भी काम का ही है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स कि बहुत अलग अलग तरह के एसिड्स होते हैं केमिस्ट्री में, उनकी स्ट्रेंथ की बात अगर की जाए तो क्या कहना है। तो पहले एसिड की बातें करते हैं कि एसिड कौन कौन सा होता है। तो एसिड्स की बात की जाए, एक तो होते हैं हाइड्रा एसिड्स, एक होता है हाइड्रा एसिड लिखते हैं, हाइड्रा एसिड या उनको बाइनरी एसिड भी कहते हैं।
बाइनरी एसिड। एग्जांपल, इनके एग्जांपल है HF, HCl, HBr, HI, H2S एटसेट्रा। ये होते हैं हाइड्रो एसिड, ठीक है। इनको हाइड्रो एसिड कहते हैं या इनको बाइनरी एसिड कहते हैं। बाइनरी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो एसिड बने होते हैं वो 2 टाइप एलिमेंट से बने होते हैं। जैसे ये जो एसिड है इसमें 2 तरह के एलिमेंट है, H और F। इसमें H और Cl, इसमें H और Br, इसमें H और S, ठीक है। ये होते हैं हाइड्रो एसिड जो 2 टाइप एलिमेंट से बने होते हैं, एक हाइड्रोजन होगा और एक नॉन मेटल होगा, इसी को कहते हैं बाइनरी एसिड। एक होते हैं ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड, ऑक्सो एसिड, ऑक्सो एसिड क्या होते हैं? तो ऑक्सो एसिड की 2 डेफिनेशन है, ठीक है। एक डेफिनेशन जो एनसीईआरटी ने लिखी है वो बहुत प्रॉपर डेफिनेशन है। वो क्या है ऑक्सो एसिड की डेफिनेशन? चलो इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूं, पहले टाइप्स लिख देते हैं। तो 3 टाइप के होते हैं, एक हाइड्रो एसिड, एक ऑक्सो एसिड, एक होता है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड तो आप जानते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स तो आप सारे जानते हो। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजिक एसिड, खूब है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड तो खूब है, ठीक है। तो सुनो, तो पूरी केमिस्ट्री में अगर बात की जाए तो 3 तरह के एसिड है, हाइड्रो एसिड, ऑक्सो एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। ऑक्सो एसिड को मैं अलग से डिस्कस करूंगा, पहले अपन चर्चा कर लेते हैं हाइड्रो एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। पहले हाइड्रो एसिड। ऑल हाइड्रो एसिड्स आर वीक। कि जितने भी हाइड्रो एसिड हैं वो सारे के सारे वीक है एक्सेप्ट तीन हाइड्रो एसिड को छोड़ के। 3 हाइड्रो एसिड को छोड़ के बाकी सारे के सारे हाइड्रो एसिड वीक है, ठीक है। कौन से 3 स्ट्रॉन्ग है? HCl, HBr एंड HI। बस ये 3 हाइड्रो एसिड जो होते हैं ना वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, बाकी सारे के सारे हाइड्रो एसिड जो है वीक है। एग्जांपल HF, H2S और भी होते हैं, और भी एग्जांपल है H2SE, H2TE, ये भी हाइड्रो एसिड है। ऑल हाइड्रो एसिड्स आर वीक, ठीक है। HF, H2S, H2SE, H2T ये सब वीक होते हैं, केवल 3 हाइड्रो एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, HCl, HBr और HI, ठीक है। तो इन 3 को छोड़ के बाकी सारे के सारे वीक है। ऑर्गेनिक एसिड, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक। ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक। ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक, ठीक है। कि जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है ना वो सारे के सारे वीक है एक्सेप्ट 2 एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो सारे के सारे वीक होते हैं, ठीक है। जितने भी आप ऑर्गेनिक एसिड पढ़ते हो ना, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, जो भी और आगे पढ़ोगे सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड वीक होते हैं, केवल 2 ऑर्गेनिक एसिड को छोड़ के। कौन से? हाँ, पिक्रिक एसिड और स्क्वेरिक एसिड। पिक्रिक एसिड और एक होता है स्क्वेरिक एसिड, ठीक है। पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर बताओ, वैसे आपको ध्यान ही होगा पिक्रिक एसिड। ये होता है पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल। ये ऑर्गेनिक का बढ़िया एसिड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और एक स्क्वेरिक एसिड,
ठीक है। तो ऑर्गेनिक में केवल ये दो एसिड ही बढ़िया एसिड होते हैं, बाकी सारे ऑर्गेनिक एसिड क्या है, वीक है। ठीक है, तो पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर अपन लास्ट में बात करेंगे ऑक्सो एसिड की। HCl HBr HI में स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करेंगे? बोर्ड में क्वेश्चन है। HCl HBr HI में स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करेंगे? सर बोर्ड में क्वेश्चन आया। चलो बच्चों, एक सवाल आया है, मैं आपसे पूछता हूँ कि HCl HBr HI ये तीनों स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इन तीनों में अगर स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है तो बताओ तीनों में से बढ़िया कौन सा है? तीनों में से बढ़िया है, ज्यादातर बच्चों ने सब जवाब सही दिया है, तीनों में से बढ़िया है HI। HI सबसे बढ़िया, फिर HBr, फिर HCl, ना GOC। कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग होता है वो डिपेंड करता है उसके बनने वाले एनायन की स्टेबिलिटी पे। अगर आपको चेक करना है कि इन तीनों में से बढ़िया कौन सा है, H+ निकालो, एनायन बनाओ। इसका एनायन कौन सा बनेगा? Cl-, Br-, और यहाँ पे I-। कौन सा एनायन बढ़िया है? I-। साइज में बड़ा है तो नेगेटिव चार्ज फैल जाएगा, तो I- क्या होगा? स्टेबल एनायन। तो एनायन स्टेबल, तो इसका एसिड क्या होगा? बढ़िया। याद आया? GOC, ये हमने GOC में पढ़ा था। अभी रुको हर्ष भैया, नहीं, H2SO4 जो होता है वो हाइड्रा एसिड में नहीं आता। चलिए, H2SO4 जो होता है वो ऑक्सो एसिड में आता है। H2SO4, HNO3, H2SO3, H3PO4, ये सारे के सारे ऑक्सो एसिड में आते हैं। चलो, ऑक्सो एसिड, ऑक्सो एसिड की डेफिनेशन क्या है? तो ऑक्सो एसिड की जो एनसीईआरटी में डेफिनेशन लिखी हुई है, तो वो एक डेफिनेशन है, इसकी दो डेफिनेशन होती है। एक डेफिनेशन पहले एनसीईआरटी वाली बताता हूँ। एनसीईआरटी कहती है कि ऑक्सो एसिड वो होते हैं जिनमें सेंट्रल एटम यहाँ पे नॉन मेटल होता है। ठीक है, मैं उसको ई से लिखता हूँ कि यहाँ पे है ना, सेंट्रल एटम से एक ऑक्सो ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, और उसी सेंट्रल एटम से हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, और उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो H होता है वो एसिडिक होता है। ठीक है, तो जिस भी एसिड के अंदर कोई एक सेंट्रल एटम हो, ठीक है, और वो सेंट्रल एटम जो होता है वो नॉन मेटल होता है। ठीक है, तो सेंटर पे एक नॉन मेटल होता है, उससे एक ऑक्सो ग्रुप अटैच होता है, इसको हम कहते हैं ऑक्सो ग्रुप। ठीक है, और उसी नॉन मेटल से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, और उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो H होता है वो एसिडिक होता है। तो जिनके अंदर भी ऐसा है वो सारे के सारे क्या होते हैं? ऑक्सो एसिड। ठीक है, एग्जांपल H2CO3,
H2CO3 एक ऑक्सो एसिड है। देखो H2CO3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है। तो देखो यहाँ पे सेंटर पे एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल से एक ऑक्सो ग्रुप जुड़ा हुआ है और उसी नॉन मेटल से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के जो H होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो ये क्या हो गया, एक ऑक्सो एसिड हो गया। H2SO3 H2SO3 भी ऐसा ही होता है H2CO3 जैसा, बस यहाँ पे कार्बन नहीं, यहाँ पे सल्फर है। ठीक है, H2SO4 भी जो आता है वो ऑक्सो एसिड में आता है कि ये एक ऑक्सो एसिड है कि सेंटर पे नॉन मेटल है, ठीक है, और उससे ऑक्सो ग्रुप जुड़े हुए हैं और उसी एलिमेंट से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए हैं और वो जो हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है उनके H क्या है, एसिडिक। तो ये क्या हो गया, ऑक्सो एसिड। HNO3 भी एक ऑक्सो एसिड होता है कि ये सेंटर पे नॉन मेटल, उससे जुड़ा हुआ है ऑक्सो ग्रुप और उसी से जुड़ा हुआ है हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये H एसिडिक होता है। तो ये ऑक्सो एसिड हो गया। HNO2 ऐसा होता है, ठीक है, तो ये भी ऑक्सो एसिड हो गया। H3PO4 ठीक है, ये भी ऑक्सो एसिड हो गया। देखो ये भी एक ऑक्सो एसिड है कि इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तो स्ट्रक्चर में देखोगे सेंटर पे नॉन मेटल है, उससे एक ऑक्सो ग्रुप जुड़ा हुआ है और उसी से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए हैं और ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उनके H क्या है, एसिडिक है। तो ऐसा अगर किसी में दिखता है कि सेंटर पे नॉन मेटल हो, उससे ऑक्सो ग्रुप जुड़ा हुआ हो, उससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए हो और हाइड्रोक्सिल का H उनका एसिडिक होता है, तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर किसी में दिखता है, ऐसा कोई ढांचा किसी में दिखता है, तो वो ऐसे क्या होगा, एक ऑक्सो एसिड होगा। ठीक है, अब इस डेफिनेशन में सारे ऑक्सो एसिड कवर हो जाते हैं, केवल एक कवर नहीं होता, एक कवर नहीं होता। तो इस डेफिनेशन का एक एक्सेप्शन है HOCl। HOCl इसमें कवर नहीं होता। ठीक है, कि इस डेफिनेशन में सारे ऑक्सो एसिड कवर हो जाते हैं लेकिन एक ऑक्सो एसिड कवर नहीं होता, HOCl। HOCl इस परिभाषा से समझ में नहीं आता क्योंकि HOCl की जो संरचना होती है, HOCl की संरचना ऐसी होती है। अब इसमें तो ऑक्सो ग्रुप है ही नहीं, तो इसमें तो ऑक्सो ग्रुप है ही नहीं, तो फिर ऐसा लगता है कि ये तो ऑक्सो एसिड नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी ऑक्सो एसिड है। HOCl भी ऑक्सो एसिड होता है, लेकिन इस परिभाषा से ये समझ में नहीं आता। तो एक दूसरी परिभाषा मैं आपको बताता हूं जिसमें सारे ऑक्सो एसिड आ जाते हैं, उस परिभाषा से सभी ऑक्सो एसिड आपको समझ में आ जाएंगे। दूसरी परिभाषा क्या है कि वो एसिड जिसके अंदर हाइड्रोजन हो, जिसमें नॉन मेटल हो और ऑक्सीजन। ठीक है, तो जिस एसिड के अंदर हाइड्रोजन हो, नॉन मेटल हो और ऑक्सीजन हो, ठीक है, उस एसिड को हम कहते हैं ऑक्सो एसिड, उसको कहा जाता है ऑक्सो एसिड। ठीक है, कि जिसके अंदर हाइड्रोजन हो, नॉन मेटल हो और ऑक्सीजन हो। ई मतलब नॉन मेटल, नॉन मेटल। ठीक है, और ये जो डेफिनेशन है ना, ये किताबों में नहीं दी जाती है, लेकिन इस डेफिनेशन से आप कोई भी ऑक्सो एसिड हो आप पहचान लोगे, तुरंत पहचान लोगे कि ऑक्सो एसिड किन्हें कहते हैं, जिसके अंदर तीन तरह के एलिमेंट हो, 3 टाइप के एलिमेंट हो, एक हाइड्रोजन, एक नॉन मेटल, एक ऑक्सीजन, उनको हम ऑक्सो एसिड कहेंगे। और इससे आपको सारे ऑक्सो एसिड पता चल जाएंगे। देखो, हाइड्रोजन नॉन मेटल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन नॉन मेटल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन नॉन मेटल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन नॉन मेटल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन नॉन मेटल ऑक्सीजन। और इस डेफिनेशन से ये भी समझ में आ जाता है कि ऑक्सो एसिड है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नॉन मेटल। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने जो परिभाषा दे रखी है उसमें सारे एसिड, सारे ऑक्सो एसिड कवर हो जाते हैं लेकिन एक कवर नहीं होता। ये एनसीईआरटी की परिभाषा से ये ऑक्सो एसिड समझ में नहीं आता, लेकिन ये भी ऑक्सो एसिड होता है। तो फिर एक दूसरी डेफिनेशन है जिसमें सभी ऑक्सो एसिड समझ में आ जाते हैं कि किन किन को हम ऑक्सो एसिड कह सकते हैं, जिनके अंदर हाइड्रोजन हो, नॉन मेटल हो और ऑक्सीजन। ओके, तो ये दो परिभाषाएं ध्यान रखना, लिख लो। नहीं, ऑक्सो एसिड में 3 टाइप के एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन, नॉन मेटल और ऑक्सीजन।
हाँ बिल्कुल, इस डेफिनेशन का एक और भी एक्सेप्शन हो जाएगा, एचओबीआर भी इसका एक्सेप्शन हो जाएगा। ठीक है, कि इस डेफिनेशन से एचओबीआर भी समझ में नहीं आएगा कि एचओबीआर भी ऑक्सो एसिड होता है, लेकिन ये बड़ी भाषा उसको नहीं समझ पाएगी। ठीक है, लेकिन ये बड़ी भाषा सबको समझा देती है, सभी ऑक्सो एसिड को समझा देगी। आप किन किन को ऑक्सो एसिड कह सकते हो? जिनके अंदर हाइड्रोजन और नॉन मेटल और ऑक्सीजन। हाँ बिल्कुल, आप ऐसे कह सकते हैं HOX, यहाँ पे लिख सकते हैं HOX। जो भी HOX, HOBr, HOCl, HOF, HOI वाले जो एसिड होते हैं वो इस परिभाषा से समझ में नहीं आएंगे। चलिए, तो ये तो पहचान की बात हो गई कि ऑक्सो एसिड की पहचान कैसे की जाएगी। ठीक है, अब अपन ऑक्सो एसिड की स्ट्रेंथ की बात करते हैं कि ऑक्सो एसिड की स्ट्रेंथ कंपेयर करनी हो, कैसे कंपेयर करेंगे? कौन से ऑक्सो एसिड बढ़िया होते हैं, कौन से बेकार होते हैं, ये कैसे पता लगाते हैं? तो इसका एक कंसेप्ट है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये जो हाइड्रोजन होता है ये एसिडिक होता है। ऑक्सो एसिड में जो ना ऑक्सीजन से जो अटैच हाइड्रोजन होता है ना वो एसिडिक होता है, ऑक्सीजन से अटैच होना चाहिए। कि ऑक्सो एसिड में जो ऑक्सीजन से जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है। अब जैसे इसमें एसिडिक हाइड्रोजन पूछे जाए तो कितने? 2। इसमें कितने? 2। इसमें कितने? 2। इसमें कितने? 1। इसमें कितने? 1। इसमें कितने? 3। ठीक है, अब लेकिन अगर अपन जैसे बात करें H3PO2 की, तो H3PO2 में हाइड्रोजन दिख रहे हैं 3, लेकिन यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन 3 नहीं है। अभी तक तो जितने भी एग्जांपल थे उसमें जितने हाइड्रोजन थे उतने एसिडिक थे। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो ये दोनों के दोनों एसिडिक है क्योंकि दोनों के दोनों ऑक्सीजन से अटैच है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, तो ये तीनों के तीनों एसिडिक है क्योंकि तीनों के तीनों ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। लेकिन H3PO2 में 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं लेकिन तीनों के तीनों एसिडिक नहीं है। H3PO2 की संरचना ऐसी होती है। लो बैटरी देखो, तो अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल लिए उसमें जितने भी हाइड्रोजन दिख रहे थे वो सारे सारे एसिडिक है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो ये दोनों के दोनों एसिडिक है। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों ऑक्सीजन से अटैच है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो तीनों के तीनों एसिडिक है क्योंकि तीनों के तीनों ऑक्सीजन से अटैच है। लेकिन H3PO2 में 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं लेकिन ये तीनों के तीनों एसिडिक नहीं है क्योंकि इसमें से केवल एक ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, बाकी 2 हाइड्रोजन फास्फोरस से जुड़े हुए हैं। तो ऑक्सो एसिड में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हुए होते हैं वही एसिडिक होते हैं। तो यहाँ पे भले ही हाइड्रोजन 3 है लेकिन एसिडिक हाइड्रोजन एक ही है क्योंकि एक ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। H3PO3 की बात की जाए तो H3PO3 का स्ट्रक्चर होता है ऐसा। H3PO3 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है, अब इसमें हाइड्रोजन कितने? 3, लेकिन तीनों के तीनों एसिडिक नहीं है। तीनों में से केवल 2 ही एसिडिक है क्योंकि केवल 2 हाइड्रोजन ही ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ऑक्सो एसिड में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हुए होते हैं वो एसिडिक होते हैं, जो सेंट्रल एटम से जुड़े हुए होते हैं वो एसिडिक नहीं होते। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और ये बस इन दोनों के अंदर ही है, इन H3PO2 और H3PO3 में ही है, बाकी और किसी में नहीं है। बाकी सब में तो क्या होता है, जितने हाइड्रोजन होते हैं उतने ही एसिडिक होते हैं। H2 सुपर में 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, दोनों एसिडिक है। यहाँ पे 3 दिख रहे हैं, तीनों एसिडिक है। यहाँ पे 1 है तो एक ही एसिडिक है, यहाँ पे 1 है तो एक ही एसिडिक है। ठीक है, HOCl में 1 है तो ये एक एसिडिक है। केवल इन दोनों में ऐसा होता है कि जितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं सारे के सारे एसिडिक नहीं है। इसमें केवल एक ही एसिडिक है, इसमें 2 एसिडिक है।
ये रिकॉर्डिंग वाला जो फोन है वो चार्ज नहीं हो रहा है। नहीं हो गया, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, ठीक। हाँ भाई चलिए, तो ऑक्सो एसिड की पहचान की बात हो गई। और ऑक्सो एसिड में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हुए होते हैं वो एसिडिक होते हैं, ठीक है, वही एसिडिक होते हैं। तो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हुए होंगे वही एसिडिक होंगे, जो हाइड्रोजन सेंट्रल एटम से जुड़े हुए होते हैं वो एसिडिक नहीं होते, ठीक है। और इसमें अगर अपन बात करें कि जितने भी ऑक्सो एसिड है उसमें से केवल दो ही ऐसे हैं कि दो ऑक्सो एसिड ऐसे हैं कि जिसमें टोटल हाइड्रोजन जितने दिख रहे हैं वो सारे के सारे एसिडिक नहीं है, वो दो एग्जांपल ये हैं, ठीक है। बाकी सब जितने भी ऑक्सो एसिड होते हैं उसमें जितने हाइड्रोजन दिखते हैं उतने सारे के सारे एसिडिक होते हैं। चलिए ऑक्सो एसिड की ताकत कैसे कंपेयर की जाए, स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर की जाए कि कौन सा ऑक्सो एसिड स्ट्रॉन्गर है कौन सा वीकर है। तो उसका एक कंसेप्ट है फालतू कंसेप्ट। फालतू कंसेप्ट, फालतू कंसेप्ट से आप ऑक्सो एसिड को कंपेयर कर सकते हो कि फालतू कंसेप्ट से हम ऑक्सो एसिड को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्गर है कौन सा वीकर है। कैसे, ध्यान देना, कभी लिखना मत। जैसे आपको HNO2 और HNO3 और HNO3 में कंपेयर करना है कि कौन सा स्ट्रॉन्गर है। तो एक काम करो, पहले हाइड्रोजन जितने हैं ना उनको उतने ऑक्सीजन दे दो। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो इसको एक ऑक्सीजन दे दो, तो इसको एक ऑक्सीजन दे देंगे तो पीछे ऑक्सीजन कितने बचेंगे, एक। तो यहाँ पे फालतू ऑक्सीजन देखे जाए तो ये फालतू ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। ये तो काम का ऑक्सीजन हो गया, ये तो हाइड्रोजन के साथ चला गया, तो ये हो गया फालतू ऑक्सीजन। तो यहाँ पे फालतू ऑक्सीजन कितने, एक। यहाँ पे सबसे पहले काम करो, जो हाइड्रोजन है उसको ऑक्सीजन दे दो, जितने हाइड्रोजन है उतने ऑक्सीजन दे दो। तो एक हाइड्रोजन है तो इसको एक ऑक्सीजन दे दो, तो पीछे कितने ऑक्सीजन बचेंगे, दो। तो ये दो क्या हो गए, फालतू। जो हाइड्रोजन के साथ नहीं गए ना वो फालतू हो गए, ठीक है। और फालतू ऑक्सीजन जितने ज्यादा होंगे ना वो ऑक्सो एसिड उतना स्ट्रॉन्ग होगा। फालतू ऑक्सीजन जितने ज्यादा वो उतना स्ट्रॉन्ग है। इसमें एक फालतू ऑक्सीजन, यहाँ पे दो, तो यहाँ पे फालतू ऑक्सीजन ज्यादा तो ये स्ट्रॉन्ग हो गया। जैसे H2SO3 H2SO4, इनमें कंपेयर करना है कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर कौन सा है। तो सेम फंडा, फालतू ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे फालतू ऑक्सीजन कितने होंगे। तो सबसे पहले काम करो, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दे दो, तो दो हाइड्रोजन है इनको दो ऑक्सीजन मिल जाएंगे, तो यहाँ पे फालतू ऑक्सीजन एक होगा। यहाँ पे दो हाइड्रोजन इनको दो ऑक्सीजन मिल जाएंगे, तो यहाँ पे फालतू ऑक्सीजन दो। तो फालतू ऑक्सीजन गिने जाए तो यहाँ पे ज्यादा है, तो फालतू ऑक्सीजन ज्यादा तो वो ऑक्सो एसिड उतना स्ट्रॉन्ग होगा। तो जिसमें फालतू ऑक्सीजन ज्यादा होंगे वो स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे HOCl HClO2 HClO3 HClO4, ये तो एक फेमस क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ ना ये बहुत फेमस है, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है हर साल, बोर्ड में, मेंस में, एडवांस में, KVPY में या बिट्स में, किसी ना किसी में आपको मिल ही जाएगा। कम से कम दो एग्जाम में तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। 2017 में तो IIT एडवांस में सवाल आ गया, IIT एडवांस में HOCl HClO2 HClO3 HClO4 में एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो, तो ये तो सारे ऑक्सो एसिड है। तो ऑक्सो एसिड में अगर आपको एसिडिटी कंपेयर करनी है, फालतू ऑक्सीजन देखो, फालतू ऑक्सीजन जितने ज्यादा तो एसिडिटी उतनी ज्यादा। तो यहाँ पे फालतू ऑक्सीजन तो एक भी नहीं, यहाँ पे फालतू ऑक्सीजन एक है, यहाँ पे फालतू ऑक्सीजन दो है और यहाँ पे फालतू ऑक्सीजन तीन है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा फालतू ऑक्सीजन किसमें, उसमें, तो वो क्या हो जाएगा सबसे बढ़िया, फिर ये फिर ये फिर ये, ठीक है। तो आपको ऑक्सो एसिड में अगर स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है तो एक कंसेप्ट है वो है फालतू कंसेप्ट, ठीक है। फालतू ऑक्सीजन जितने ज्यादा वो उतना स्ट्रांग होगा। और फालतू ऑक्सीजन, अगर फालतू ऑक्सीजन दो है या दो से ज्यादा है तो वो ऑक्सो एसिड क्या होगा, स्ट्रांग होगा, उसको स्ट्रांग एसिड कहा जाएगा, उसको स्ट्रांग मानेंगे।
तो जिसमें अगर फालतू ऑक्सीजन 2 या 2 से ज्यादा होते हैं वो ऑक्सो एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है। जैसे HNO2 और HNO3 की बात करें, ठीक है, HNO2 जो होता है ना वो वीक एसिड होता है, वो वीक एसिड में आता है, लेकिन HNO3 जो होता है ना वो स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है। आप जानते भी हो HNO3 को हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं और HNO2 को वीक एसिड कहते हैं। अब ये पता कैसे करें? एक तो अपन पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो अपन को याद हो गया, लेकिन फिर भी कभी पता करना हो तो ट्रिक है कि जिसमें फालतू ऑक्सीजन 2 या 2 से ज्यादा है तो वो ऑक्सो एसिड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसमें फालतू ऑक्सीजन 2 है तो ये स्ट्रॉन्ग होगा, इसमें 2 से कम है फालतू ऑक्सीजन तो ये वीक होगा। H2SO4 को आप स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हो तो देखो इसमें फालतू ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। HClO3 और HClO4 ये स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि इनमें फालतू ऑक्सीजन क्या है? 2 और 2 से ज्यादा। लिख लो। बिल्कुल, क्या नाम है? हर्षिकला, बिल्कुल वो लॉजिक लगा सकते हैं। ओके, अब सुनो, फालतू कंसेप्ट का एक एक्सेप्शन है फास्फोरस के ऑक्सो एसिड। फास्फोरस के ऑक्सो एसिड में आप फालतू कंसेप्ट नहीं लगा सकते। अगर आपको फास्फोरस के ऑक्सो एसिड दे दिए जाए और उसमें अगर आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ ले कि बताओ कौन इन तीनों में से आगे आएगा, तो यहाँ पे फालतू कंसेप्ट नहीं लगा सकते। वैसे ऑक्सो एसिड के लिए फालतू कंसेप्ट है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, इसको आपको रटना है। याद है किसी को? नहीं, किसी को याद है कि H3PO4, H3PO3 और H3PO2 में से सबसे बढ़िया कौन सा है? इन तीनों में से स्ट्रॉन्गर कौन सा है? सभी कुछ अलग अलग बता रहे, डिफरेंट बता रहे। H3PO3 सबसे बढ़िया, फिर H3PO2 और फिर H3PO4। यहाँ पे नहीं, कोई रीजन नहीं, रटना है कि ये फालतू कंसेप्ट का एक्सेप्शन है, यहाँ पे फालतू कंसेप्ट नहीं लगेगा। यहाँ पे रटना है H3PO3 इन तीनों में से बढ़िया होता है, फिर H3PO2, फिर H3PO4, ठीक है। ये तीनों के तीनों बेकार एसिड होते हैं, ये तीनों के तीनों बेकार की कैटेगरी में आते हैं। तो तीनों के तीनों बेकार की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो रिलेटिवली सबसे बढ़िया है इन तीनों में से H3PO3, फिर H3PO2, फिर H3PO4, ठीक है। याद करने का एक तरीका 324 324, ठीक है, ध्यान रखना, लिख लो।
अब इतना बड़ा क्या लिखा हुआ है, तो इनमें से किसी एक और को कंपेयर करना हो तो तब तो वही कंसेप्ट करेगा। आयुष आदिश में इस बात समझ नहीं पाया सर को बाकी से कंपेयर करेंगे फिर कैसे होगी? किनको? सर जैसे HNO2 ले लिया, फिर ये ले लिया, तो बेस ले लिया। अच्छा ऐसे हाँ कि HNO2 जैसे H2O2 हो गया और H2SO4 हो गया, ऐसे कह रहे हो आयुष आदिश कि डिफरेंट को कंपेयर करना होगा आपस में? नहीं सर, मतलब अच्छा इनको इनके साथ कंपेयर करना हो, इनको इनके साथ कंपेयर करना हो तो इनको इनके साथ कंपेयर करने का तरीका है वही वो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वाला, कि जो ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा, जिसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे वो ज्यादा एसिडिक होगा। नॉन मेटेलिक वाला कि जैसे आपको ये दे दिया, ये H3PO3 दे दिया और एक आपको ना क्या दे दिया, जैसे H2SO4 दे दिया, ठीक है, और एक आपको H3PO3 जैसे H3PO4 दे दिया, एक H2SO4 दे दिया और एक HCl4 दे दिया, इनमें आपको कंपेयर करना होगा, ठीक है। अब इसमें तो फालतू कंसेप्ट लगता नहीं, तो इसको इनके साथ कैसे कंपेयर करें? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, फास्फोरस सल्फर क्लोरीन, इनमें से सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक कौन है? नॉन मेटेलिक क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन राइट मोस्ट आता है, तो सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। फिर ये ठीक है ऐसे। अगर HNO3 और PH ये H3PO3 दे तो कैसे करेंगे? HNO3 और PS3 एक HNO3 दे दिया और एक H3PO3 H3PO3 दे दिया, चलो ये ले लिया, इन दोनों में कंपेयर करना, सेम फंडा, नॉन मेटेलिक, इन दोनों में से ज्यादा नॉन मेटेलिक कौन है? नाइट्रोजन, क्योंकि जब आप डाउन टू ग्रुप चलते हो तो डाउन टू ग्रुप चलने पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम होते हैं, ठीक है, तो नाइट्रोजन ऊपर आता है, फास्फोरस नीचे आता है, तो फास्फोरस में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम है, तो इसलिए ये कम एसिडिक होगा, ठीक है। तो अगर फास्फोरस के ऑक्सो एसिड को इनके साथ कंपैरिजन करने के लिए अगर किसी ने पूछा है तो जनरल वाला ट्रेंड कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, कि जो ज्यादा नॉन मेटेलिक होगा वो उतना स्ट्रांग होगा। नहीं इतने रैंडम नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में, एग्जाम में इतने रैंडम नहीं पूछे जाते, ठीक है, ओके। तो एग्जाम में अगर सवाल आएगा तो आप खुद सोच लोगे, ठीक है, वो सोचा जा सकता होगा, इजीली आप कंपेयर कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको ना कोई एक ऑक्सो एसिड दे देंगे, सुनना, आपको कोई एक ऑक्सो एसिड दे देंगे, कोई हाइड्रो एसिड दे देंगे और कोई ऑर्गेनिक एसिड दे देंगे, तो कोई ऑर्गेनिक एसिड दे दिया, कोई हाइड्रो एसिड दे दिया, कोई ऑक्सो एसिड दे दिया, उसमें नहीं पूछ सकते, ठीक है। कंपैरिजन देंगे तो या तो हाइड्रो एसिड का ही देंगे, या तो ऑर्गेनिक एसिड का ही देंगे, या तो ऑक्सो एसिड का देंगे। तो ऑक्सो एसिड में तो तरीका है फालतू कंसेप्ट, फास्फोरस में नहीं लगता फालतू कंसेप्ट, बाकी जितनी भी ऑक्सो एसिड है उन सब में क्या लगता है? फालतू कंसेप्ट, ठीक है। एक बार आईआईटी में सवाल आया था, HNO3, H2SO3, H2SO4, HCl, ठीक है। इन चारों में से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है? तो स्ट्रॉन्गेस्ट कौन था? तो देखो वहां पे भी आईआईटी ने जो है ना ऑप्शंस दिए, तो इन चारों ऑप्शन में उन्होंने कौन से दिए? चारों ऑक्सो एसिड दिए। तो जब भी आईआईटी में सवाल आएगा तो कंपैरिजन सेम लेवल पे होगा, कि एक स्तर पे होगा, या तो ऑक्सो एसिड में कंपैरिजन पूछेंगे, या हाइड्रो में पूछेंगे, या ऑर्गेनिक में पूछेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सारे के सारे क्या है? ऑक्सो। तो ऑक्सो में देखना है फालतू कंसेप्ट, फालतू ऑक्सीजन, तो सबसे ज्यादा फालतू ऑक्सीजन किसमें है? इसमें, तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गेस्ट। तो इन चारों में से स्ट्रॉन्गेस्ट HCl4, ठीक है। तो रैंडमली कोई भी मिक्स करके नहीं बोल सकते। चलिए, पिक्रिक और स्फटिक में से कौन सा, पिक्रिक और स्फटिक में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? ये ध्यान नहीं है मुझे। हाइड्रा में दे दिया तो वो तो अपन को कंपेयर करना आता है कि हाइड्रा एसिड अगर हमें दे दिया उनमें कंपैरिजन करना है, तो हमें आता है GOC, जिसका एनआई जितना बढ़िया वो एसिड उतना बढ़िया,
जैसे HCl, HBr, HH दे दिए तो कंपेयर करना आता है। ओके चलो, तो अपना बच्चों एक टॉपिक छोटा सा था लेकिन काम का है, छोटा टॉपिक है लेकिन काम का है, इस पे भी सवाल आते हैं, ठीक है, तो वो अपन ने देख लिया और उससे भी आपको भी एक कंफ्यूजन क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट टाइम मैं सोच रहा हूँ कि क्लास में आपकी संडे को लगाऊंगा, ऑनलाइन क्लास लगाऊंगा संडे को, ठीक है, तो उसमें ना संडे को ऑनलाइन क्लास में हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे। एक हीटिंग इफेक्ट बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको एक बार निपटाना है, ठीक है, फिर उससे क्या है कि आपकी इनऑर्गेनिक स्टार्ट की जा सकती है। तो हीटिंग इफेक्ट मैं सोच रहा हूँ संडे को, तो मोस्ट प्रोबेबल संडे को आपकी क्लास लगाएंगे, ठीक है, 2 या 3 घंटे की, और उसमें हीटिंग इफेक्ट पूरा कर देंगे। दिया गौर ने पूछा है कि अगर सर किसी में ना 2 एसिड में फालतू ऑक्सीजन सेम आ गए तो उसमें तो फिर आप वही तरीका कि किन्हीं में अगर 2 में अगर फालतू ऑक्सीजन अगर सेम है तो नॉन मेटेलिक देख लो कि जो ज्यादा नॉन मेटेलिक वो ज्यादा एसिडिक। चलो भाई, तो आज की क्लास यहाँ पे संपूर्ण करते हैं, यहाँ पे समाप्ति करते हैं, ठीक है, तो आप ब्रेक ले लीजिए, आपकी फिर नेक्स्ट क्लास है। ओके बाय बाय।